आज कांग्रेस के विधायक गोटेगांव से हैं। मुझे कोई भी आदमी गोटेगांव में ये बता दे कि उनका कोई ऑफिस वहां हो जहां जनता जाके उनसे अपनी बात कह सके। चुनाव तो ऐसे ही हो गए। आप मेरी मदद करिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आप नरसिंहपुर दीजिए, मैं गोटेगांव दे देता हूं। जाए हमें ये बताइए, पिछले 3.5 सालों में आपका एक कार्यालय नहीं खुल सका वहां। अब आप कहते हो कि हमारा विरोध हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ ये ध्यान देते हो कि हमें लोधी समाज की वोटों को कैसे डाइवर्ट करें, क्या अन्य समाज के लोग उसको आपको वोट नहीं करते। और फिर समस्या ये है कि नरसिंहपुर जो विधानसभा है या नरसिंहपुर जो जिला है किसी एक आदमी के लिए तय नहीं, कोई चौथा नाम ना आए, इसलिए हमारे बीच का ही नाम दो आ जाए कि साहब आप कब तक विधायक रहें, आपके बाद मुझे भी तो विधायक बनना है। जब आप हमारा भरोसा तोड़ोगे तो हम आपका भरोसा तोड़ देंगे। हम कहें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लाखन सिंह पटेल पिछला चुनाव हमें मतलब 15 दिन 1 हफ्ते पहले जीतते दिख रहे थे। ये लग रहा था कि शायद चुनाव जीत जाएंगे। 2018 का चुनाव मतलब ऐसा लगा कि नहीं, ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जो बात फिर बाद में निकल के आई कि साहब टाई अप हो गया। और यहाँ चले जाएं तो आपके 2 सांसद, एक पूर्व राज्य मंत्री, वो उनका गृह क्षेत्र है। उसके बाद कैलाश जाटव जी चुनाव हार गए। तो आप क्या कहोगे इसे? जैसे पुराने चुनाव होते रहे, 10 साल 20 साल पहले की हम बात करें, सहज सरल गंभीर प्रत्याशी की हम बात करते थे, ईमानदार की बात होती थी। तो ये सब कहाँ, आप ये सब कहाँ वोट पड़ रहे हैं? आप बताइए ना। आप एक सज्जन आदमी खड़ा कर दीजिए साहब, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जबकि ये बात वो भूल जाते हैं संजय शर्मा जी कि सबसे कम जो है लीड 7,000 के तकरीबन से वो चुनाव जीते, 7-8 हजार से वो चुनाव जीते हैं। तो उसको पाट पाना कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी। आज हम फिर चर्चा जो चौपाल की में आपके साथ हैं और इस चौपाल के हमारे कार्यक्रम में चर्चा इस चौपाल की में आज हमारे बीच हैं ख्याति लब्ध पत्रकार, और उनकी लेखनी की चर्चाएं बहुत होती हैं। कहीं ना कहीं जब हम भी बातों में और उनसे चर्चाएं होती हैं तो उन्हें हमारे जो रवीश कुमार जी हैं उस सेकंड रवीश कुमार के रूप में उनसे चर्चाएं करते हैं कि नहीं यार, आपकी लेखनी और आपकी भाषा शैली और आपके कार्य की जो योजना है, जिस वजनदारी के साथ आप बात को रखते हो, सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग उनसे सीखने का प्रयास करते हैं, हम उनसे कुछ सीखें। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच है समीर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड अलर्ट पर। धन्यवाद मदन जी। और रेड अलर्ट की ये जो टीम है, इसने जो कार्यक्रम रखा है इसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। काफ़ी अच्छा चर्चित कार्यक्रम है और मेहमानों को बदल बदल के बुलाया जाता है और उनके अपने पक्ष हैं, अपनी बातें हैं जो समाज से जुड़ी हों, चाहे राजनीति से जुड़ी हों, समाज के हित में हों, उनको सामने लाया जाता है। इसके लिए हम सारी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। समीर भाई, एक बड़ी बात तो है नरसिंहपुर की कि पत्रकारों की जवाबदेही हम देखते आ रहे लगातार बढ़ी है और मीडिया ने अपने दायित्वों का निर्वहन भी इस रूप में किया है कि जब विपक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा रहता है तो मीडिया विपक्ष की भूमिका में वजनदारी के साथ सामने खड़ा होता है और लगातार वो जो भी ऐसी खामियां हैं, समाज है के अहित की कोई बात होती है तो मीडिया अपना दायित्व का निर्वहन करता है। तो दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, ये लगातार हम लोगों के साथ भी समस्या बनी रहती है और हमें भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि शासन प्रशासन के बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मीडिया की, और जनता बड़े बेसब्री से और बड़े विश्वास के साथ पत्रकार पर विश्वास करती है कि हमें इनको बोलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये परिस्थितियां नरसिंहपुर की रही हैं समीर भाई, और आपको क्योंकि सारे पत्रकार साथी और जो जानता है समझता है और आपको पढ़ता है, वो एक रवीश कुमार द्वितीय के नाम से हम लोग बड़ी उसकी चर्चाएं करते रहते हैं कि यार बड़ी बहुत स्पष्ट और स्पष्ट नीति के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि अब आने वाला चुनाव है, सरगर्मियां तेज हो चली हैं, जहां देखो जहां चर्चाएं सिर्फ चुनाव की ही हैं। क्या लगता है आपकी दृष्टि में चुनाव की जो वर्तमान परिस्थिति है, किस नजरिए से आप इस चुनाव को देखते हैं? आप पूरा नरसिंहपुर जिले में विधानसभा 118, 119, 120 और 121 को देखिए मदन जी, दरअसल नरसिंहपुर जिले में जो है 4 विधानसभाएं हैं और इन चारों विधानसभाओं के अपने अपने अलग अलग गणित हैं। और माना यह जाता है कि हम राजनीतिक समीक्षकों या अन्य नज़रिए से जब बात करते हैं तो ये माना जाता है कि नरसिंहपुर की जो सीटें आती हैं, चाहे वो भाजपा के खाते में जाए चाहे कांग्रेस के खाते में जाए, उनको देख के सरकारें बनती हैं। इसलिए 2018 के चुनाव में हमने देखा और पाया कि जो चुनाव हुए
3 सीट जो हैं वो कांग्रेस की आई और 1 सीट जो है भाजपा के खाते में गई। इनको देखते हुए जो है सरकार जो है कमलनाथ जी की बन गई और सरकार कांग्रेस की बनी, लेकिन फिर वो लंबे समय तक नहीं चल पाई और अब जो स्थिति है वो सरकार भाजपा की है मध्य प्रदेश में। तो इन चारों सीटों की या चारों विधानसभाओं की हम बात करें तो सबके समीकरण अलग अलग हैं। उन सीटों पर जहां जातिगत समीकरण है तो जातिगत समीकरणों के साथ साथ खुद के संबंध और व्यवहार भी काम आते हैं जो राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और इन सीटों पे यही कुछ देखा जा रहा है। हम गोटेगांव विधानसभा की बात करें तो गोटेगांव विधानसभा में स्थानीय कोई मुद्दे नहीं है। पिछले शायद 2 पंचवर्षीय से हम देख रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे गायब हो चुके हैं। बड़े मुद्दे हैं, या तो अपराध की बात होगी या रेत की बात होगी। हम नरसिंहपुर विधानसभा आ जाएं, बड़े मुद्दों पे कोई चुनाव नहीं। चुनाव हुए जालम सिंह पटेल, लाखन सिंह पटेल, आप खुद इसके गवाह रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहां से चले आगे तेंदुखेड़ा विधानसभा में जाएं तो संजू भैया बात खत्म हो जाती है। ये बात उनका कहना है, उनके लोगों का कहना है, उनका भी कहना है। भाई यहाँ हमारे तो प्रतिद्वंदी कोई ऐसा नहीं है जो हमसे जीत पाए। दूसरा, हम गाडरवारा की बात करें तो सुनीता पटेल जी चुनाव जीती, वो विधानसभा की दावेदारी की, उसके बाद वो चुनाव जीत गई और विधायक बन गई। लेकिन समस्या ये है कि लगातार आप जिन मुद्दों को लेके जनता के बीच आते हो या अपनी बात रखते हो जब, तो उस बात पे कितने खरे उतरते हो। अच्छा, एक बात और देखो, आप देखो पिछले चुनाव में देखा था कि बड़ा स्टंप, जो अब 100 रुपए के स्टाम्प जो बनाए गए थे, हाँ। कि हम ऐसा करेंगे, बड़ी घोषणाएं थी, लेकिन उन घोषणाओं पे अमल करते हुए नहीं देखे जनप्रतिनिधि। क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम ये कहना चाहेंगे कि आप मुद्दे लेते हो, उन मुद्दों को लेके जब आप आ जाते हो और आप विधायक बन जाते हो तो फिर उन मुद्दों को आप भूल जाते हो। चाहे वो हम सुनीता पटेल जी की बात करें, चाहे तेंदुखेड़ा की बात करें, चाहे नरसिंहपुर की बात करें, चाहे हम गोटेगांव की बात करें। भाई आप हमें ये बताइए कि आज कांग्रेस के विधायक गोटेगांव से हैं, मुझे कोई भी आदमी गोटेगांव में ये बता दे कि उनका कोई ऑफिस वहां हो जहां जनता जाके उनसे अपनी बात कह सके। आपको पता हो तो आप बताइए कि कांग्रेसी विधायक जो हैं, बिल्कुल सच है, अगर आपकी विधानसभा के लोग वहां जाएंगे तो वो कहां जाएं, हमें ये बताइए। पिछले 3.5 सालों में आपका एक कार्यालय नहीं खुल सका वहां, अब आप कहते हो कि हमारा विरोध हो रहा है। ये बात तो है। बिल्कुल सही। नरसिंहपुर में आप लोधी बाहुल्य सीट है, लोधी और अन्य समाज के लोग, चाहे वो कहार हों, जो भी समाज के लोग हों, इनका बड़ा वर्चस्व है। लेकिन आप सिर्फ ये ध्यान देते हो कि हमें लोधी समाज की वोटों को कैसे डाइवर्ट करें, क्या अन्य समाज के लोग उसको आपको वोट नहीं करते। ये चीजें आती हैं सामने। और फिर समस्या ये है कि नरसिंहपुर जो विधानसभा है या नरसिंहपुर जो जिला है किसी एक आदमी के लिए तय नहीं है। जैसा भी हमारी पहले भी चर्चा हुई कि सभी के अपने अपने मंतव्य हैं और सबके अंदर एक इच्छाएं प्रबल होती हैं, तो टिकट कोई भी मांग सकता है, कोई बुराई नहीं है। जो बात अभी आप हमसे कर रहे थे, ये बात आ रही है ना, दुश्मन न करे दोस्त ने ये कहीं ना कहीं जो बात निकल के आती है, कुछ अपने ही वाले होते हैं जो अपने लोग यदि टिकट मांग रहे हैं। ऐसे खुले रूप में हम ये कहें कि नरसिंहपुर विधानसभा की बात हो रही है, नरसिंहपुर विधानसभा में चूंकि आप भी समझ रहे हैं उस बात को, अब हम खुल के ही कहें कि नरसिंहपुर विधानसभा से चूंकि सिटिंग एमएलए जो हैं वो जालम सिंह जी पटेल हैं, और अब जो है कि जालम सिंह जी पटेल के साथ साथ जबकि खुला है जी चुनाव होना है लाखन सिंह पटेल वर्सेस लाखन सिंह जालम सिंह पटेल, लेकिन साहब 2 नाम आए हैं अभी बड़ी चर्चाओं में रहे कि जनपद करेली की जो अध्यक्ष है सुश्री प्रतिज्ञा परिहार जी जो हैं, उनका नाम आया है। आपके बरमान से जो है ठाकुर राजू सिंह, काफी पुराने भाजपा के कार्यकर्ता रहे। तो कई बार राजनीति में आप चीजों को समझ नहीं पाते हैं। राजनीति दरअसल सिक्के के 2 पहलू हैं। हम पत्रकारिता में एक लंबे समय से देखते आते हैं, तो आप समीक्षा जब किसी चीज की करते हो तो समीक्षा में ये बात भी सामने आती है कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नाम कोई चौथा नाम ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही, सामने कोई चौथा नाम ना आए, इसलिए हमारे बीच का ही नाम 2 आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। या तो आप इस नजरिए से ले सकते हो। दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि साहब आप कब तक विधायक रहें, आपके बाद मुझे भी तो विधायक बनना है। ये बात बड़ी निकल के आ रही है अभी। जो राजू ठाकुर जी की भी आपने बात की, तो ये बात चर्चाओं में है कहीं ना कहीं चौपालों पे, जहां भी अपन जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, कि आखिर
जो भी नेता है, राजनेता जो भी अपनी भावनाओं को लेकर के हमें भी कल एक एमएलए बनना है, सांसद बनना है, कुछ करना है, तो ऐसे जो लोग हैं वो बड़े मजबूर, अपने आप को लाचार समझ रहे थे कि हम कैसे अपना नाम चलाएं। लेकिन अब मुझे लगता है ये शुरुआत हो चुकी, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें क्या है, दरअसल भरोसा टूटने की बात है और भरोसा जुड़ने की बात है। बहुत से समर्पित कार्यकर्ता हैं, भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो लगातार मतलब निचले स्तर से आज भी, वो पहले दरी उठाते थे 20 साल पहले, आज भी दरी उठा रहे हैं। उनको पद की कोई लालसा नहीं है, वो काम करते, बूथों पे काम करते हैं, वो उनके लिए वोट लेके आते हैं। लेकिन जो आपके ज्यादा करीब होता है वो आपकी सारी अच्छी बुरी आदतों से वाकिफ होता है, और जब उसको ये पता होता है कि आप भी वही कर रहे हो, तो हम आपके साथ कर देंगे तो कोई पाप थोड़ी ना है। सही है। भरोसा, जब आप हमारा भरोसा तोड़ोगे तो हम आपका भरोसा तोड़ देंगे। दो बातें मैंने कही कि एक तो क्या है कि आपको जब लगता है कि कोई तीसरा चौथा आदमी आ जाएगा तो 2 आदमी हम अपने खड़े कर दें, या फिर जब आपको लगता है कि नहीं मेरा भरोसा टूट रहा है तो वो भरोसा तोड़ देता है। राजनीति में भरोसे के टूटने की संभावना पे आप इनकार नहीं किया जा सकता। वो चीजें की संभावना। एक चीज और बड़ी समझ में आ रही कि अब जो नेता हैं जी, इन सब घटनाओं से हम ऊपर से देखते, सिंधिया जी ने जैसा घटनाक्रम करके सरकार बदल दी थी, तख्ता बदल दिया था, तो उस समय की स्थिति यदि देखें तो आज ऐसी स्थिति, अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई कि जिन जन नेताओं के साथ, जिन्हें जो उम्मीदवार भी हैं उनको, उनके साथ जो लोग चल रहे हैं उन्हें उन पर ही भरोसा नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनकी जो भी वर्किंग कार्य प्रणाली है, या उनके जो कार्य हैं, या उनका जो टेबल वर्क है, कंप्यूटर वर्क है, टेबल वर्क है, इस वर्क की उनको पूरी जानकारी है। तो जब उनको पूरी जानकारियां हैं तो वो उनसे ही डर रहे हैं अंदर अंदर। भले ही वो अच्छे से बात करते हैं, प्रेम से बात करेंगे, पूरा विश्वास जागृत करने का प्रयास करें, तुम हो तो मतलब दुनिया की कोई चीज, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जो है ना कोई भाव होते तो प्रकट होते हैं, तो कितना छुपाना चाहें लेकिन छुपते नहीं। तो ये बातें भी आ रही हैं कि जो उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं वही अंदर से भयाक्रांत है। नहीं, उनमें डर नहीं है। वो दरअसल क्या है कि डर की वजह से कोई ऐसी बात नहीं है, इच्छा शक्ति है और लोगों की अपनी अंदरूनी इच्छाएं हैं, जो वो प्रबल होती समय के हिसाब से, तात्कालिक परिस्थितियां या समय है तो वो बदलाव होता है। और ऐसा नहीं है कि जालम सिंह जी के आज विरोधी लोग हैं, पहले भी विरोध थे, उनके भाजपा के लोगों ने विरोध किया। आप कहें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लाखन सिंह पटेल पिछला चुनाव हमें मतलब 15 दिन 1 हफ्ते पहले जीतते दिख रहे थे। ये लग रहा था कि शायद चुनाव जीत जाएंगे। 2018 का चुनाव मतलब ऐसा लगा कि नहीं ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जो बात फिर बाद में निकल के आई कि साहब टाई अप हो गया, वो कांग्रेस के लोगों ने भाजपा का साथ दे दिया। फिर गोटेगांव में हम कहें कि साहब वहां कैलाश जाटव जी हार गए। मतलब सबसे महत्वपूर्ण गढ़ भाजपा का यदि कोई है तो आप उस तरफ चले जाएं तो तेंदुखेड़ा, जहां सांसद राव उदय प्रताप जी हैं, और यहाँ चले जाएं तो आपके 2 सांसद, एक पूर्व राज्य मंत्री, वो उनका गृह क्षेत्र है। उसके बाद कैलाश जाटव जी चुनाव हार गए, तो आप क्या कहोगे इसे? आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये चुनाव ऐसा हुआ है। तो ये जो है चुनाव हमारे यहाँ, ये इसमें क्या है, वो जो समझौता एक्सप्रेस का जो नाम दिया जाता है, ये आपसी समन्वय का नाम था कि आपके अपने धंधे हैं, मेरे अपने धंधे हैं, मुझे अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है, मुझे ये पसंद नहीं है या मुझे ये नापसंद है। ये जब बातें होने लगती तो आने वाले जो भविष्य में, ये वही कारण है कि ठाकुर राजू सिंह जी जो आज इनका नाम चलने लगा, वो चाहे वो सुश्री प्रतिज्ञा परिहारी हो, बिल्कुल इनके नाम सिर्फ कारण वही है कि कोई निकल के सामने तो आया। हाँ, और ऐसा राजनीति में होना भी चाहिए कि विकल्प हमेशा बने रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। और चारों सीटों पर हमारे यहाँ आज विकल्प, अच्छे विकल्प हैं लोगों के पास। भाजपा के पास भी अच्छे चेहरे हैं, कांग्रेस के पास भी अच्छे चेहरे हैं, लेकिन इस बार करो या मरो की स्थिति है। वो कमलनाथ जी के साथ भी, शिवराज जी के साथ भी, दोनों ये चाह रहे हैं कि साहब एक एक सीट पर हमारा जोर हो, वो कितना ही गलत आदमी हो चाहे कितना ही अच्छा आदमी हो, मुझे तो सीट निकाल के लाना है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप अब जैसे पुराने चुनाव होते रहे, 10 साल 20 साल पहले की हम बात करें, सहज सरल गंभीर प्रत्याशी की हम बात करते थे, ईमानदार की बात होती थी, तो अब ये सब कहाँ, आप ये सब कहाँ वोट पड़ रहे हैं? आप बताइए ना। एक आदमी, आप एक सज्जन आदमी खड़ा कर दीजिए साहब, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, होने जाएगी, करा दी जाएगी। हाँ, नहीं हो जाएगी, समीकरण भी ऐसे बना दिए। तो आप सहज सरल की बात ना करें।
चूंकि वो पहले चुनाव होते थे। आप मुशर्रफ साहब के कार्यकाल की बात कर लें तो मुशर्रफ साहब को आप कहें कि नहीं चुनाव जीतते थे या फाइट करते थे आप चुनाव को, तो उस समय की बात अलग थी चुनावों की। आज जो परिस्थिति आप देख रहे हैं कि अभी जो चुनाव हुए और अभी इस चुनाव में जो कांग्रेस से भी जो नाम आगे बढ़ रहे हैं, समीकरण तो रोजाना बदल रहे हैं। तो क्या कहेंगे, व्यापारिक मानसिकता और व्यक्तिगत हित हावी है? हाँ, सबके अपने अपने फंडे हैं। देखिए मदन भाई, दरअसल क्या है कि नरसिंहपुर जो है वो अपने अपने व्यवसाय, अपने अपने धंधे हैं, सबके अपने अपने रोजगार हैं और लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है, वो मददगार भी साबित होते हैं, हर चुनाव में मददगार साबित होते हैं। आप ये कहो कि साहब लाखन सिंह को पिछली बार लाखन सिंह ने खुद चुनाव लड़ा, तो नहीं, ये बात नहीं। जालम सिंह जी खुद चुनाव लड़े, ये बात नहीं है। वो लोग जिनको वो कहीं ना कहीं मदद दिए हैं, जिनको भरोसा कायम किया है, जिनको उन्होंने लाभ पहुंचाया, उन्होंने मदद भी की। तो अब चुनाव तो ऐसे ही हो गए, आप मेरी मदद करिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आप नरसिंहपुर दीजिए, मैं गोटेगांव दे देता हूं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये सीधी बात है, ये सच है। कैलाश जाटव जैसा आदमी चुनाव हारता है, एक भाजपा का आदमी चुनाव हारता है। नरसिंहपुर में लाखन सिंह को आप टिकट देते हैं, वो हार जाता है चुनाव, लेकिन आपकी 2 सीटें सेफ हो जाती हैं, समझौता है। हाँ, और फिर आप ये भी देखिए तेंदुखेड़ा में ये बात संजू भैया या उनके समर्थक खुल के कहते हैं कि साहब भाजपा के पास एक विकल्प नहीं है जो मेरे सामने चुनाव लड़ सके। जबकि ये बात वो भूल जाते हैं संजय शर्मा जी कि सबसे कम जो है लीड 7,000 के तकरीबन से वो चुनाव जीते, 7-8 हजार से वो चुनाव जीते हैं। तो उसको पाट पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप दमखम से भाजपा चुनाव लड़ेगी, पलटा देगी चुनाव का पाला, लेकिन अभी तो आप ये तय नहीं कर पा रहे कि साहब आप चुनाव किसको लड़ाएं। अच्छा, एक चीज और निकल के सामने आ रही कि रूमर फैलाया जाता बहुत, हम जिसको कहें कि मानसिक प्रेशर भी देने की बात आती कि उन्होंने कहा बहुत महंगे चुनाव हो गए, बहुत महंगा, अब तो ये 50 करोड़ के चुनाव होंगे, 25 करोड़ के चुनाव, अब तो कितना लग जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब हमें निकालना है। ये भी चर्चाएं जो हैं, बड़ी चर्चाएं चौपालों पे हो रही हैं, पान के ठेलों पे हो रही हैं, एक छोटे छोटे से लोग भी चर्चा कर रहे हैं। और जो वास्तव में ईमानदार और कुछ करने की दमखम और बल रखता है, वो आदमी इन सब चीजों को सुन के बैठ जाता है कि क्या करें, अपने पास तो इतनी गुंजाइश भी नहीं कि अपन चुनाव लड़ा सके। तो ये भी एक परिस्थिति निकल के सामने आ रही है। देखिए क्या है कि मतदाता बहुत लालची हो चुका है। मतदाता बहुत लालची हो चुका है। पिछले विधानसभा कुछ कह सकते हैं, हर मतदाता नहीं, अपन कुछ नहीं। अब देखिए दरअसल क्या है, लाडली बहना योजना क्या है। हाँ, अब तो वो उसके पहले कांग्रेस ने जो योजनाएं चलाई, तो क्या है ये, आप गरीब को या मध्यम वर्गीय को जो लाभ देना चाह रहे हो, वो लाभ आप दे तो रहे हो, लेकिन वसूल कितना रहे हो। और फिर बात यह है कि आप रोजगार की हम बात करें, घरों की बात करें, बहुत अच्छे काम हुए। पीएम आवास योजना बहुत अच्छी चली आपकी, उसके पहले इंदिरा आवास योजना भी चली थी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस भाजपा ने लोगों को लाभ देने के लिए बहुत अच्छे काम किए, लेकिन साहब चुनाव के पहले या चुनाव तक ही ये याद क्यों आए। चुनाव जब आते हैं तब हमें चीजें याद आ जाती हैं, या हमें लगता है कि लोगों की मदद की जानी चाहिए। उसके पहले मदद नहीं होती। लेकिन चूंकि जो गरीबों को अनाज वितरित हो रहा है वो दिया जा रहा है। हमारा ये कहने का मतलब है कि हाथों को काम अगर मिल जाए, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, निश्चित तौर पर उद्योग धंधे, छोटे छोटे जो लोन है लोग लेके उद्योग धंधे में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उन लोगों को भी काम मिले जिन हाथों को, हम उनको क्या है कब तक ये रेवड़ी बांटते रहेंगे, क्योंकि कर्जा लगातार जो है कर्ज हम प्रदेश पे बढ़ रहा है, सरकारों पे बढ़ रहा है। आज कांग्रेस की है चाहे भाजपा की सरकार है, व्यक्तिगत हितों से हाँ आम जनता का सीधा नुकसान होगा। भाई हमारे पास सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स आप इतने चालू कर दिए, पहले सरकारी हुआ करते थे, अब प्राइवेट सेक्टर्स चालू कर दिए, लोगों को काम मिलने लगेगा थोड़ा सा। दूसरा ये है कि आप पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, हमारे यहाँ स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि यहाँ कोई ऐसा उद्योग धंधा स्थापित हो जाए। कृषि महाविद्यालय की बात हुई, यहाँ कृषि महाविद्यालय स्थापित हो जाए तो इससे काफी लाभ तो रहे। आज जो बच्चे बच्चियां यहाँ वहां पढ़ने जा रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि आप सब इसको हाथ बना दीजिए, छिंदवाड़ा के लोग भी यहीं पढ़ने आए। बिल्कुल सही है, विचार होना चाहिए ना, विचार होना चाहिए, जरूरत है। हम यहाँ एक अच्छा मेडिकल कॉलेज डाल रहे, सब सागर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा आसपास के जो क्षेत्र, यहाँ लोग आए ना इलाज के लिए कराने के लिए। बिल्कुल। तो इच्छा शक्तियां होना चाहिए।
दोनों पार्टियां निश्चित तौर पे अपनी अपनी राह पे चल रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत हितों को छोड़ दिया जाए तो काम बेहतर हो सकते हैं। इच्छा शक्ति की कमी भी कहीं ना कहीं नजर इच्छा शक्ति है। तो हमारे साथ थे समीर भाई, और बहुत अच्छी और बहुत सारगर्भित उन्होंने बात रखी और अपने जिस कार्य से, जिस नाम से, जिस शैली से वो पहचाने जाते हैं, आज वो यहाँ कारगर सिद्धि भी हुई है। आपने देखा काफी लंबा समय भी उन्होंने हम सबको दिया है, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और समय समय पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर हम उनको आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।